जिस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, पूरा दमखम झोंक रही है, उसी तरीके की कुछ तैयारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और आप लोगों को पता ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है, कोई लोहा ले सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने देश भर से नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर यदुवेंद्र यादव। ये भी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना टहलना घूमना शुरू कर चुके हैं। यहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की हकीकत जानना शुरू कर चुके हैं। क्या माहौल है, कैसे क्या रणनीति बनाई जा सकती है। स्वागत है यदुवेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं नमस्कार, ठीक हूँ। क्या कुछ होगा अब यूपी में? आप लोग भी लगातार अलग अलग प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से समाजवादी पार्टी के नेता अभी यूपी में आ रहे हैं। क्या नया कमाल कर देंगे? देखिए, कमाल तो हम कर चुके हैं। हाँ। कमाल हमने 24 में कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 24 में हम हरा चुके हैं। अभी सदन में और ये जो अभी जेनजी का जो टाइम चल रहा है, इसको लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में बहुत बुलंदी से एक बात कही, जो सब नौजवान के हार्ट को टच कर गई। क्या बात कही है? कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और जेनजी वो झुकाने वाला है। बिल्कुल, जेनजी ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। सबसे बड़े, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता 11:52 में लगभग जो है, जो उन्होंने वीडियो बनाया है, आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। किस परिस्थिति में देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो वीडियो आप लोगों ने देखी? सोचिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, या यूं कहें कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जेनजी के सामने झुक गई, नतमस्तक हो गई। जो लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, या यूं कहें कि एएनआई, पीटीआई जैसे तमाम चैनल्स पे ही केवल अपना वक्तव्य दिया करते थे, उन्हें सोशल मीडिया पे आना पड़ा। क्योंकि उन्हें जेनजी के ताकत का अंदाज़ा हो गया कि जेनजी अब चैनल छोड़ के सोशल मीडिया देखना शुरू कर चुका है। हाँ, बताइए। इंस्टाग्राम में उन्होंने 11:52 में बोलना शुरू किया। हाँ। और सरकार झुकी क्या, लेट गई है। और सरकार उत्तर प्रदेश की जो अभी 2027 का जो चुनाव आने वाला है, तो मैं, बहुत सारे मित्र हमसे कहते हैं कि आपकी क्या तैयारी है? सरकार भाजपा की है। 24 के बाद वैसे ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, कि एक डमी सरकार जिसको कहते हैं, उसकी जान निकल गई है। सरकार की जो आत्मा है, बहुत हल्के में आप लोग ले रहे हैं भाजपा को। हल्के में नहीं। भाजपा एक बड़ा गुब्बारा थी, जिसको गोदी मीडिया ने हवा भर रखी थी। उसको ये जेनजी ने, जिसको कुछ समझ नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं समझ रहे थे, एक कील समझ रहे थे। कील लगा के बच्चों को मार रहे थे ना, करंट लगा रहे थे। इन्होंने डायरेक्ट करंट लगा दिया सरकार के हार्ट पे, और वही कील से, जिसको बहुत छोटा समझ रहे थे, वो हवा निकाल दी उसी कील में। वो टीस है नौजवानों के मन में। और सबसे पहले तो झुका दिया इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने 24 में जो इनका पूरी दुनिया में कहा जाता है सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, धार्मिक कैपिटल है उत्तर प्रदेश बीजेपी की नज़रों में। आप ये बताइए कि कहाँ से हराया? अयोध्या से हरा दिया ना। जो लोग कह रहे थे संविधान को मिटा देंगे, उसी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को देश में घुटने पर अगर किसी ने लाने का काम किया है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीडीए की विचारधारा। अच्छा, ये बताइए, जो 27 का चुनाव होगा वो पीडीए के तर्ज पे ही होगा? लगातार आपने देखा जिस तरीके से एक शब्द इस देश के सीजेआई ने बोला, कॉकरोच, उसे लेकर के युवाओं में आक्रोश फूटा। युवाओं ने अपने आप को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया, उसके नाम से एक पार्टी बना दी जी। अब आरक्षण की बात लगातार हो रही है। पीडीए की जो विचारधारा है वो आरक्षण पे ही निहित है। आरक्षण के तहत ही टिकट का बंटवारा सुनने में आ रहा है कि होगा।
अब पार्टी एक और बन गई है, आरक्षण हटाओ पार्टी। वो क्या? जब कोई रिएक्शन होता है हम्म तो उसका एक्शन भी होता है। ये सवाल मैं आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश से आते हैं। जी, जी। वहां के हालात जो हैं, ग्राउंड की जो हकीकत है वो हमने देखी है, हम्म। इसलिए भी ये सवाल आपसे पूछना ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। देखिए, भाजपा केवल प्रदर्शन करती है झूठा। वहाँ बहुत समय तक 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो पिछड़े थे। एक्चुअली आज भी देश सदन में एक बात कही गई है कि इस पूरे एजुकेशन, यह धर्मेंद्र प्रधान जैसे इस्तीफा दे दिए, लेकिन एक्चुअल में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को अगर कोई चला रही तो आरएसएस। आप सब जगह के वीसी देखिए कौन है, किस बिरादरी के हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस पे, और फिर कब्जा करने के बाद कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये पिछड़ों से पिछड़ों को लड़ाए। शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश की, और जब उन्हें पता चला कि एज अ टूल किट उनको यूज कर रहे हैं, फिर लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता, बीजेपी ने उनको खत्म कर दिया। फिर अभी मुख्यमंत्री बना दिए। अच्छा, एक बहुत रोचक बात बता देता हूँ आपको मैं, कि मोहन यादव कैसे मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। जब हमारी पार्टी ने निर्णय लिया वहां चुनाव लड़ने का, और अनफॉर्चुनेट कुछ चीजें हो गई, कुछ लोग अहंकारी हो गए थे। मैं कहना नहीं चाहता कि कौन हो गए थे, क्योंकि अन्य कई और दल भी हैं, उनमें भी आरएसएस ने अपने लोग सेट कर रखे, तो वो समय समय पे फलने फूलने लगते हैं। और जब कोई विचारधारा बढ़ने लगती है, सेकुलर समाजवादी विचारधारा बढ़ने लगती है, तो वो जो सेट एजेंडे के लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित कांग्रेस की सरकार बन जाती। कुछ हो गया उस पर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री कैसे बने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी ताकत के साथ बहुत कम समय 10 दिनों में हमने ऐसा कैंपेन कर दिया था। वहां खुद मेरी विधानसभा में 2 बार आए, बहुरीवन विधानसभा 94, कटनी इंडिया का जो है वो भौगोलिक केंद्र बिंदु है। एक वहाँ गांव है मनोहर गांव। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे विधानसभा और मेरे जिले में ही वो चीजें हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब 2 बार आए, वो ताकत के साथ आए। 50-50 हजार लोग वहाँ उनको सुनने आए। जितना वहाँ जन सैलाब होता था, अगर वही हमको वोट पे कन्वर्ट होता तो हम चुनाव जीते, और जीत भी रहे थे। मशीनरी ने हराया हमको। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इनका फ्लो बढ़ा और जब उनको लगा कि अखिलेश जी 10 दिन में इतना बड़ा हड़कंप मचा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस दिन सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में तो थे, लेकिन एक बात बता दूं, उस समय हम लोकसभा 24 नहीं हुई थी, हम लोकसभा में वहाँ कम थे और यहाँ भी हम कम थे। हमारा तो जो माइलेज हुआ है वो 24 की बात हुई, लेकिन 23 में मैं रिपीटेड बात कह रहा हूँ, 23 में हमारे यहाँ इनका लगातार जाना, 15 दिन ये लगातार इन्होंने प्रचार किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने आपको मध्य प्रदेश का बड़ा नेता बना दिया। देखिए, बड़ा नेता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको एक जगह ट्रीट करते हैं, चाहे वो 14 साल का जंजी हो, ठीक है, चाहे 74 साल के बुजुर्ग, उनमें यही एबिलिटी है, जिससे फर्स्ट टाइम मिल लेंगे लगेगा 30 साल से जानते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतनी ऊर्जा आप में भर देगा कि स्वयं आप स्वतः ही अपने आप को उस लेवल पर जाते जाते, कोई राजनीति में कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता है, जो पेशेंस रख के सम्मान जनता का करे, और जो नेता और जो आइडियोलॉजी है हमारी समाजवाद की उसको लागू करे। जनता जब उसको रिस्पॉन्स करती है तो ये बड़ा छोटा तो मैं मानता ही नहीं इस बात को। उन्होंने जो सम्मान हमें दिया, दिवाली के दूसरे दिन लोग घर से नहीं निकलते, और वो मेरे गांव में थे दिवाली के दूसरे दिन, और उनको सुनने के लिए जब जो गांव में भी लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए उनको सुनने। अप्रत्याशित भीड़, चमत्कार जिसको कहते हैं, एकदम से जैसे उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने की स्थिति आई, इतनी भीड़, और माताएं बहनें सबसे ज्यादा। ये बताइए, भीड़ तो अखिलेश यादव की रैलियों में खूब होती है जी, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती है? क्यों नहीं हुई है? कन्वर्ट हुई। 24 का इलेक्शन देखिए,
बीजेपी बहुत होशियार पार्टी बनती है। क्या करती है, 22 की बात कहेगी, 17 की बात कहेगी, 19 की बात कहेगी, 24 को स्किप कर देती है। 24 जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। 37 सीटें जीते हैं और गठबंधन में 43 है और 5 हरा दिए, मतलब 50 सीट। 50 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विधानसभा में तो हम लोग 300 सीट जीतने जा रहे हैं। ये 27 में अगर आप लोगों के साथ कोई खेल हो गया, कैसे तब फिर खेल आप हो लोग जाएगा? क्या करेंगे? खेल इनके साथ हुआ आप लोग लगातार, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तो भी ईवीएम पे तो भरोसा नहीं बिल्कुल, है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ टेक्नोलॉजी क्या होती है। जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया जापान में, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी क्या है जो फॉरेन में टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, या क्यों समझ नहीं पाएंगे यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के। उनने बैंड कर दिया। अच्छा, बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मेरा उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट है। लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आ गए और यहाँ 8-10 साल लेके आपने शिक्षा ग्रहण की, समाजवाद की, और फिर मैं अभी 2022 के बाद से मैं मध्य प्रदेश में कंटिन्यू, अब मैं यहाँ, मुझे काम कुछ उन्होंने दिया है तो मैं उस पर यहाँ लगा हूँ। तो उन्होंने एक बात कही कि ईवीएम में ऐसा क्या बिगड़ जाता है, ईवीएम बिगड़ती है फिर रिपेयर होती है तो क्या सुधार दिया जाता है। हमने 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है। क्या होता क्या है उसमें? देखिए, कोडिंग है, कोड होता है बस। अच्छा, इस बार जो आंदोलन हुआ दिल्ली में सत्ता के खिलाफ, जो आक्रोश फूटा युवाओं के दिलों में जी, उसका क्या फायदा समाजवादी पार्टी को होगा? होगा तो कैसे होगा? समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की प्रहरी है और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा पावर सेंटर है नौजवानों को नेता बनाने की। और सदैव नेताजी भी नौजवानों की बात करते थे, नौजवान में सारे लोग आ जाते हैं। मैं इस आंदोलन से फायदे और घाटे की बात नहीं कहूँगा। ये आंदोलन छात्रों के हित का आंदोलन था। उन्होंने वीरता पूर्वक, शौर्य पूर्वक इस आंदोलन को लड़ा और सरकार को झुका दिया। जेनजी नौजवानों का गर्व है। मैं मिलेनियल हूँ, लेकिन मैं जेनजी को ये मानता हूँ कि जेनजी ने सब नौजवानों को एक बड़ा रास्ता दिखा दिया। और आपने कहा कि आरक्षण और संविधान, तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वैसे ही वहाँ जो नौजवान हमारे नेता थे उन्होंने जय भीम का नारा लगाया। जय भीम वो का तो नारा लगातार लग रहे थे क्योंकि हम लोग उसको वो बहुत लगाया, करीब से शुरू कवर से कर रहे लगाया। थे। वही बेस और वही आधार है। इस देश में परिवर्तन, ये सामंतवादियों का परिवर्तन वही नारा कर रहा है। और उस नारे में इतनी ताकत है, उस नारे को पूरी दुनिया सलाम करती है। और उस नारे की जो ऊर्जा है वो जेनजी के दिमाग और आत्मा में बैठ गई है। सामंतवाद को हटा देना है, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। हम लोग फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, लेकिन मैं असफलता को आने वाली सफलता, और जैसे कलाम साहब ने कोट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीख लिया हमने इन्हीं झूठों से कि कैसे इनसे सीख के कैसे सच पे सही में काम करना है। सोशल जस्टिस, सोशल इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट का इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ हम लोग जो मॉडल लाएंगे तब बताएंगे कि कैसे जनता उसको स्वीकार करेगी। अच्छा, ये बताइए, जब सत्ता आएगी, आप लोगों की सरकार आएगी, तो क्या आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना। जिसकी जितनी संख्या भारी, वही हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार झुके नहीं। सरकार इस पीडीए की वजह से इतनी डरी कि उन्होंने जाति जनगणना की बात कह दी, लेकिन वो करना नहीं चाहते। एक्चुअली वो आरएसएस गणना करते हैं, वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते। फिर जब ये अभी बीच में प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आ गया कि जान गए पीडीए की ताकत, तो जितने फॉरवर्ड के लोग सामंतवादी सोच के, सामंतवादी सोच किसी की भी हो सकती है, वो सब प्रधानमंत्री जी को गाली देना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये आरक्षण बढ़ना ही चाहिए और बढ़ेगा। और क्यों ना बढ़े? आप जातिवाद खत्म नहीं कर रहे। राजस्थान में मेघवाल लड़के पानी पी लिया था मटके, उसको फोड़ उसको मार दिया। अभी देखिए इनके अंदर की सोच कितनी सामंती, छोटे छोटे बच्चों पर बर्बरता कर रहे हैं। पैलेट गन्स चला दी, पैलेट गन्स चला दी, राइफल दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? नौजवान। ये जान नहीं पा रहे हैं
कि जब शहीद आजम भगत सिंह जी ने उद्घोष किया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने उद्घोष किया, और उस आंदोलन में खुदीराम बोस जी की जो उम्र है वो 17 साल है, और 22 और 17, जब उन्होंने उद्घोष किया तो देश में ऐसा माहौल बना कि अंग्रेज छोड़ के भाग गए। उसमें सबकी भूमिका थी, लेकिन जो ओज आया है, जो तेज आया है और जो ताकत पैदा हुई है वो देखने को मेरे को मिली है इस छात्र आंदोलन जंतर मंतर। वही ओज है। ये सब 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के थे जो लगातार वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने, आपके कहने का मतलब, उन्होंने देश को एक दिशा और दशा दी है। देश को उन्होंने बताया कि आप लोग सोए हुए। अब प्रॉब्लम्स क्या है, जो 22 टू 35 में जो एक पूरा 12-13 साल का पीरियड, इसमें पूरी बेरोजगारी है, युवा बुरी तरीके से निराश, हताश है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। मुझे बहुत शर्म आती है, हम लोग साधन विहीन लोग हैं। मैं ओला उबर जब ये बुक करता हूँ मोटरसाइकिल को, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे विवेक जी, मैंने एक लड़के को देखा तो वो हेलमेट तो लगाया था, तो मैंने उससे कहा ये मास्क क्यों लगा रखा आपने, मास्क क्यों लगाया, अब तो कोविड नहीं है। हाँ। उसने कहा, मैंने फिर उससे पूछा, इससे पहले मैंने उससे पूछा कि क्या, मैं सबसे यही पूछता हूँ कि बेटा क्या पढ़ाई की है। सर मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, कब पास आउट हो? अभी भैया जस्ट पास आउट हूँ। तो मेरी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो उनसे पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो, तो बोलते तैयारी कर रहे हो। तो अब क्या, गांव में मम्मी पापा तो बताए हैं कि जॉब करते हैं और चला रहे हैं ओला उबर। और भोपाल में जैसे बच्चे हैं तो रहने वाले नरसिंहपुर के हैं, जबलपुर के हैं, पास के 100 किलोमीटर के रेडियस के हैं। तो मैंने कहा मास्क क्यों लगाया, मैं समझ गया क्यों लगाया, लेकिन मैंने उससे पूछा, बड़े दुख के साथ उसने ये कहा कि मास्क इसलिए लगाया हूँ भैया कि कोई मुझे पहचान ले कि मैं ये काम कर रहा हूँ इतनी पढ़ाई करने के बाद। उन लोगों को गिल्ट है। इस सरकार ने सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए। हम लोगों के समय पर सपना होता था एनटीपीसी, बीएसएनएल, आईओसीएल, इस सरकार ने सब चौपट कर दिया टोटल। और वो सुनते सुनते समझते समझते इतना, कहते हैं ना जब घड़ा भरने लगता है, छलकने लगा था। इस सरकार की आत्मा चली गई। हम ये लोग इतने डर गए हैं इस आंदोलन से, लेकिन वो आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन दो प्रकार के होते हैं, जो दिखता है और एक जो द्वंद्व मन में होता है। अब हर नौजवान जो है वो तैयार हो गया है युद्ध लड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में कल भोपाल में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, अभी किसान आ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। रवीश जी की मेरे को एक बात याद आती है कि सबका नंबर आएगा, सरकार सबका नंबर लाएगी। ओल्ड पेंशनर्स, बैंकिंग सेक्टर, ये जो नौजवान बेचारे, पेपर लीक, ये सरकारी लीक है क्योंकि इनके दिल में छेद है, इनके दिल में छेद है। ये अच्छी सोच के लोग नहीं हैं, ये नौजवानों को पढ़ने नहीं देना चाहते। इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा का जो व्यवसायीकरण किया, इसलिए किया कि इनको जो फ्यूडल लोग हैं इनको नौकर नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसका व्यवसायीकरण कर दिया। आज उसको खत्म कर दिया है, टोटल खत्म कर दिया। जो इस देश की 80%, 85%, 90% जो हमारा पीडीएस समाज है वो बहुत दुख के साथ जी रहा है, बहुत दुख के साथ। किसी की, मैं इस बात पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि डन डिजर्व, द डिजर्व, देन डिजायर। सब डिजर्विंग हैं, लेकिन उनकी डिजायर पूरी नहीं हो रही। उनकी नौकरियां नहीं लग रही, नौकरियां खत्म हैं। नौकरियों की बात छोड़ दी, नौकरी बहुत दूर की कौड़ी हो गई। पेपर लीक करा के सरकार पैसा कमा रही है उनसे। सब नौजवान दुखी हैं, रोड पे हैं, केवल ये दिखावा करके गोदी मीडिया इसको बचाई हुई है। अगर देश की पूरी मीडिया, मैं आप जैसे नौजवानों को सलाम करता हूँ कि आप लोग भी उसी दिशा और दशा के लोग हैं। आप लोगों की भी डिजायर पूरी नहीं हो रही, तो आप लोग मैदान में आ गए, क्रांतिकारी बन गए और बोलने लगे। यूट्यूबर्स ने और जेनजी ने इस सरकार को 80% खत्म कर दिया है, ये 20% बची है। चलिए, ये हम लगातार बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के।
जिस तरीके का माहौल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता अलग अलग प्रदेशों से आकर के यहाँ पे जुट गए हैं पूरी तैयारियों में, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी तो लगातार ये भी कह रही है कि जो जेनजी का आंदोलन था उसका सबसे ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है, क्योंकि यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मैकेनिज़्म है, जिस तरीके का क्रियाकलाप है, वो धीरे धीरे सब कुछ समझने लग गए हैं। क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ता है, लिखता है, तमाम चीज़ें करता है, उसे एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है कि भविष्य में जा कर के हमें नौकरी मिलेगी, हम अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। उसको लेकर के जो हताशा, निराशा और तमाम चीज़ें थी पेपर लीक्स को, वो विद्रोह बन करके फूटा, ज्वालामुखी बन करके फूटा। आपने एक बयान सुना होगा, इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे 2015 में राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये यूपीए की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। तो 14 से लेके 26 तक की गवर्नमेंट में, यानी लगभग 12 साल के बाद पहला इस्तीफा इस देश के शिक्षा मंत्री का होता है। और वो इस्तीफा इसलिए होता है क्योंकि युवा एकजुट हो करके, जिनके साथ गलत हुआ था, धोखा हुआ था, उन्होंने एक जगह संगठित होकर के आंदोलन किया, और उस आंदोलन से ये सरकार इतनी डर गई कि पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा होता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। जिस तरीके की तैयारी लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या उसका लाभ उसको मिलता है, या फिर इस बार भी जो झोली है वो भाजपा की ही भरती है। दिखाते रहेंगे खबरें, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।